वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो ये हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है। इससे पहले दो वीडियो में मैं आपको जो नेमिंग थ्योरम है वो आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी करे हैं और उन थ्योरम का जो है प्रूफ भी यहाँ पे किया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक थ्योरम का तो जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हमने करी थी उसका मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आपसे हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। क्या कहती है ग्राम स्मिथ्स ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, ये हमें प्रूफ करनी है, थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ, और इसके साथ में हम एग्जांपल भी देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहती है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि फाइनाइट डायमेंशन है वो क्या होगी, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को एग्जिस्ट करवाएगी, मतलब उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे। तो देखिए प्रूफ क्या कहता है, लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ डायमेंशन एन। डायमेंशन एन का इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास ये तो ऑलरेडी गिवन है, डायमेंशन है तो बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, तो बेसिस हमारे पास ये एग्जिस्ट हो गए हैं। एस इज इक्वल टू यू वन यू टू यू एन बी ए बेसिस ऑफ वी। अब हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी, क्या ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये बेसिस है, बेसिस एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब बेसिस की डेफिनेशन एक तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और दूसरा हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डायमेंशन ऑफ वी हमारे पास कितनी है, एन, ये तो हम गिवन है ही हमारे पास स्टेटमेंट में। तो इट इज़ इनफ टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस। अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ एस हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कैसे पता चला, क्योंकि ये बेसिस है, बेसिस की डेफिनेशन से। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जितने भी यू आईज होंगे, वेक्टर्स होंगे, वो क्या होंगे, नॉट इक्वल टू जीरो। आई कहाँ से, वन से लेके एन तक। हमने मान लिया वी वन किसके इक्वल है, यू वन के। एक बात देखो, यू वन बराबर, इसको मैं लिख सकती हूँ वन इंटू वी वन। तो यू वन इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वी वन। यू वन का लिखा गया तो यू वन यहाँ से क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है। नेक्स्ट हमने डिफाइन करा है V2 को। V2 को हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने मान लिया कि V2 क्या है, जीरो के बराबर है। अगर V2 जीरो के बराबर है तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, तो U2 किसके बराबर आ जाएगा, U2 हमारे पास आ जाएगा इसके बराबर। ठीक है, ये हमने कैसे डिफाइन करा है V2 को, V2 इज इक्वल टू U2 माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ U2 इंटू कोमा U1 डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर इंटू में V1। ठीक है, ऊपर V1 आ जाएगा डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने V2 को डिफाइन करा। इसको हमने जीरो मान लिया तो U2 आ गया। इसका मतलब U2 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V1। ये स्केलर मल्टीपल है किसका, V1 का, तो U2 भी यहाँ पे स्केलर मल्टीपल में लिखा गया और U1 भी लिखा गया। तो इसका मतलब U1 और U2 हमारे पास क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। U1 U2 हमारे पास क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब हमने मान लिया V2 नॉन जीरो है। ठीक है, जब हमने V2 जीरो माना तो यहाँ से ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब जब हमने V2 को नॉन जीरो माना तो V2 और V1 की इनर प्रोडक्ट क्या कहती है, V2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो हमने डिफाइन करी थी वो U2 माइनस U2 का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ इंटू में V1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, और कोमा किसके साथ इनर प्रोडक्ट है, V1 के साथ। तो यहाँ से इसकी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, U2 कोमा, ये एक बार तो इसको V1 को यहाँ पे क्या करना है, V1 को लिखना है U1, क्योंकि हमने ऊपर माना है, तो यहाँ पे V1 की जगह U1, V1 की जगह U1 लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से इसको सोल्व कर दो, U2 कोमा U1, यहाँ से ये एज इट इज़, और ये U1 कोमा U1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी V1 की जगह आपने U1 का U1 लिख देना है V1 की जगह, तो इसके यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि V2 कोमा V1 की इनर प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आ गई, जीरो। तो यानी कि V1 इज ऑर्थोगोनल टू क्या हो गया, V2 हो गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से ये जीरो आ गया, तो V2 इज V2 कोमा V1 था ना, तो V2 इज ऑर्थोगोनल टू V1 हो जाएगा। तो V2 इज ऑर्थोगोनल टू V1, तो सो V1 एंड V2 इज ऑर्थोगोनल सेट। तो V1 और V2 हमारे पास क्या हो गए, ऑर्थोगोनल सेट यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए, ऑर्थोगोनल सेट हो गए हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, डिफाइन कर लिया। अब V1 तो U1 के बराबर है ही। अब V3 को हमने डिफाइन करा सेम, कैसे, U3 माइनस U3 कोमा V1। V1 तो ऐसे ही आएगा जैसे अब V2 में डिफाइन करा था, U2 माइनस U2 कोमा V1 था ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 में 2 आ जाएगा, कोमा V1 डिवाइड बाई दिस, और माइनस में एक स्टेप आगे चलेंगे V3 में, U3 क्योंकि V1 और V2 लेना है। ठीक है, V4 जब लेंगे तो U4 V1 U4 V2 U4 V3 ऐसे। ठीक है, तो V3 आ जाएगा, V3 हमने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे I1 से 2 U3 कोमा VI। ठीक है, इनर प्रोडक्ट VI के साथ, और ये VI वेरी करेगा 1 से लेके 2, लिख सकते हैं बिल्कुल डेफिनेशन।
के हिसाब से, ठीक है। तो लिख दिया हमने समेशन की फॉर्म में। अब अगेन V3 क्या है, नॉन जीरो। V3 अगर नॉन जीरो है तो वो तो सीधा डिफाइन हो जाएगा। कैसे, जब हमने V2 को नॉन जीरो लिया था तो हमने क्या करा था, V3 और V2 को नॉन जीरो लिया तो हमने V2 और V1 की प्रोडक्ट करी थी, इनर प्रोडक्ट। अब हम पहले ये केस लेंगे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये केस लेंगे, इफ़ V3 जीरो देन, तो सेम प्रोसीजर से V3 जीरो हो गया तो U3 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। V3 हमारे पास जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास जो U3 है, U3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, U3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज ये, और ये किसके स्केलर मल्टीपल में लिखा गया है, V1 के, और V1 किसके इक्वल है, U1 के। तो U3 और U1 आपस में क्या लिखेंगे, स्केलर मल्टीपल में। तो सिमिलरली U1, U2, U3 तीनों हमारे पास क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ से हो गए। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे, ये स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़, अब ये वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है, अगेन V3 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे चलेंगे, V3 क्या ली है हमने, नॉट इक्वल टू जीरो। V3 की इनर प्रोडक्ट V1 के साथ करेंगे, सेम V1 के साथ V3 की वैल्यू रखो, V1 के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट करो। तो इसको जब सोल्व करेंगे, और V1 की जगह हमें क्या रखना है, V1 की जगह हमें रखना है U1, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो V3 इज़ ऑर्थोगोनल टू V1, V3 इज़ ऑर्थोगोनल टू V1 यहाँ से हो जाएगा। सिमिलरली जब हमने ऊपर प्रूफ करा था V2 इज़ ऑर्थोगोनल टू V1, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन गया था, V3 ऑर्थोगोनल आ गया V1 के। तो V3 की इनर प्रोडक्ट V2 के साथ करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ऑर्थोगोनल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से V1, V2, V3 हमारे पास क्या बन जाएंगे, अभी हमने बताया था V3, V1 और V2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल सेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे V1, V2, V3 क्या हो गए हमारे पास, ऑर्थोगोनल सेट हो गए। क्या हो गए, ऑर्थोगोनल सेट, ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट, ऑर्थोगोनल सेट हो गए। तो सिमिलरली ये स्टेप हम रिपीट करते रहेंगे। तो हमारे पास Vi, Vj's होंगे इक्वल टू जीरो, वेयर I नॉट इक्वल टू J, I और J बराबर नहीं है। जब I और J बराबर हो जाएंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, I और J बराबर नहीं है, और I और J वेरी कर रहे हैं 1, 2, 3, ठीक है। अभी हमने दिखाया V1, V2, V2, V3, ठीक है, 1, 2, 3। तो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल सेट। तो V1, V2, V ऐसे अप टू सो ऑन Vn, ये हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया, ऑर्थोगोनल सेट हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसमें n वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, Wi लिया है, टेक Wi को हमने ले लिया Vi अपॉन में, मतलब नॉर्मलाइज कर दिया हमने इसको। तो Vi अपॉन में नॉर्मलाइजेशन ऑफ Vi, ठीक है। तो नॉर्मलाइज मतलब नॉर्म ऑफ Vi, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स इन V, क्या बन गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ ए वेक्टर्स इन V। और थ्योरम हमने प्रूव करी थी, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ ए वेक्टर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस पे डिफाइन किया गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये W1, W2, Wn कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास हो गए, और इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई, n आ गई। तो यहाँ से W1, W2, Wn इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो यहाँ से जितने भी W1, W2, Wn जो ये सेट बना है हमारे पास n वेक्टर्स का, वो हमारे पास क्या बन गया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बन गया, किसका, V का, ठीक है। आ गया समझ में, ये छोटी सी थ्योरम थी और ईजी थ्योरम है, बस हमें ये स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप हमें क्या करना था, देखो मैं रिवाइज करवाती हूँ एक बार इसको जल्दी से, दोबारा से देखो। स्टेटमेंट क्या कहती है, हर एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वो बनाता है, ठीक है। हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यहाँ पे दिखाने हैं कि बनेंगे। तो लेट VF इनर प्रोडक्ट स्पेस हमने ले लिया था, डायमेंशन हमने n मान ली थी, डायमेंशन n थी, तो हमारे पास बेसिस एग्जिस्ट हो गया था। बेसिस एग्जिस्ट हो गया था तो ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और ये बेसिस एग्जिस्ट हो गया तो इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी है, n है, ये हम लेके चले, डायमेंशन ऑफ V कितनी है, n। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस कंस्ट्रक्ट करना है, किसका, V का। V के ऑर्थोगोनल बेसिस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो जब S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन है, तो जितने भी वेक्टर्स हैं UI n वेक्टर्स है ना, सारे कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। तो हमने डिफाइन करा है V1 को U1 के बराबर। तो U1 को, इसका मतलब U1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू V1। तो U1 को स्केलर मल्टीपल हो गया किसका, V1 का। तो U1 कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो V2 हमने ऐसे डिफाइन करा, U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर
और ऊपर मल्टीप्लाई है V1 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करा। अब हमने सपोज कर लिया कि V2 कैसा है, 0 0 है, तो इसका मतलब U2 को हमने स्केलर मल्टीपल में लिख दिया किसके, V1 के। तो U1 और U2 हमारे पास कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सिमिलरली जब हमारे पास V2 नॉन जीरो है तो यहाँ से हम इनकी जो इनर प्रोडक्ट है V1 के साथ यहाँ पे करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा। तो V2 और V1 हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल सेट बन जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल सेट बन जाएगा। सेम V3 डिफाइन करेंगे। V3 अब 0 है तो U3 को स्केलर मल्टीपल में लिख दिया। तो वही U1 U2 U3 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। जब V3 नॉन जीरो है तो यानी कि V3 के मल्टीप्लाई V1 के साथ, और फिर दूसरे स्टेप में V3 की मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट V2 के साथ। तो दोनों क्या आ गए हमारे पास, 0। तो V1 V2 V3 हमारे पास क्या बन गए, ऑर्थोगोनल बेसिस बन गए, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल सेट बन गया यहाँ से। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 सिमिलरली इन दिस मैनर। तो 10 Vi, Vj की इनर प्रोडक्ट 0 where I is not equal to j for I, j 1 2 3। तो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल सेट। हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया V1 V2 Vn n वेक्टर्स का। और Wi हमने क्या ले लिया, नॉर्मलाइजेशन ले लिया, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर ले लिया। तो ये इसका मतलब नॉर्मलाइज्ड वेक्टर की डेफिनेशन Vi अपॉन नॉर्म ऑफ Vi हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट बन गया। और ऑर्थोनॉर्मल सेट किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस पे जब डिफाइन करते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। कल या परसों क्लास में हमने इसकी थ्योरम करी थी, ठीक है। तो आप पिछली क्लासेस देख लेना, अच्छे से स्किप मत करना, एक भी क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसकी डायमेंशन n होगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट कर गए हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास ये हो गए एग्जिस्ट। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन देखिए, obtain an orthonormal basis with respect to standard inner product subspace of R³ generated by this। तो हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। जो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है उसका मेन मोटो हमारे पास यही होता है कि हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करने आने चाहिए कि हम कैसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो U1 U2 U3 हमारे पास है। U और V की प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगी, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, इस तरीके से ये डिफाइन होगी इनर प्रोडक्ट। यहाँ तक हो गया। अब नॉर्म ऑफ U1 निकालो, नॉर्म ऑफ U2, नॉर्म ऑफ U3, तीनों की नॉर्म निकाल के उनका क्या कर दो, स्क्वायर हमने कर दिया, ये आ गया। अब U2 U1 U3 U1 U3 U2 सब निकालना है, निकाल दिया। अब V1 कैसे डिफाइन करा था, U1 के बराबर, और V2 हमने ऐसे डिफाइन करा था, और V3 हमारे पास ये था, ठीक है। तीनों चीज़ें डिफाइन थी। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। सारी वैल्यूज़ रखने के बाद V1 हमारे पास U1, V2 हमारे पास U2 आ गया, और V3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 3 0। तो नॉर्म ऑफ V3 निकालो, नॉर्म ऑफ V3 हमारे पास आ गई 3। अब Wi जो हमारे पास से नॉर्मलाइज्ड वेक्टर था क्या था, W1 हमारे पास ये था, W2 ये आ जाएगा, और W3 ये आ जाएगा। तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास क्या बनेंगे, W1 W2 W3। तो यहाँ से ये हमारे पास बन गए। कितना ईजी क्वेश्चन था, है ना। इसको ऐसे ही प्रूव करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट V बी दी वेक्टर स्पेस ओवर R ऑफ पोलिनोमियल इन Rx ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू डिफाइन ऑन इनर प्रोडक्ट V। तो देखो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करके, fx gx की इनर प्रोडक्ट इंटीग्रेशन -1 to 1 fx डॉट gx dx वेयर fx gx बिलोंग्स टू V, फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ V बाय। अब इसने बोल दिया ऑर्थोगोनल बेसिस निकालने ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस से। तो वही U1 हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने बेसिस मान लिया। अब डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, तो 1x और x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया U1 U2 U3। सेम प्रोसीजर करना है। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ U1 निकालो, नॉर्म ऑफ U2 नॉर्म ऑफ U3 निकाल लिया। निकालना कैसे, नॉर्म ऑफ U1 U1 -1 to 1, और इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू में 1। U1 का मतलब 1 था ना, 1 इंटू में 1, तो इसका इंटीग्रेशन। दूसरा U2 यानी x स्क्वायर, और तीसरा x³ U3 U3 x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर यानी कि x4, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। नेक्स्ट हमने कैसे डिफाइन करा था, V1 को U1 V2 हमारे पास ये था, और फिर हमने V3। तो सेम सारी डेफिनेशन लगा के प्रॉपरली इसको करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद V1 हमारे पास U1 आ जाएगा, V2 हमारे पास U2 आ जाएगा, और V3 हमारे पास ये आ जाएगा। अब नॉर्म ऑफ V3 निकालो, निकाल दिया। नॉर्म ऑफ V1 तो नॉर्म ऑफ U1 हमने निकाल रखा है,
नॉर्म ऑफ V2 का मतलब नॉर्म ऑफ U2 भी हमने निकाल रखा है। तो W1 W ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होते हैं, W1 W2 और W3। मेन आपको याद रखना है कि W1 हमें कैसे निकालना है, V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1। ये तो सिंपल है, किसके इक्वल होता है, U1 के इक्वल, और यहाँ पे नॉर्म ऑफ U1। दूसरा W2 हमारे पास होता है V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2, और V2 हमने कैसे डिफाइन करा था, सबको पता है V2 हमने कैसे डिफाइन करा था। V2 हमने डिफाइन करा था U2 माइनस U2 कोमा V1 इंटू में V1 डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर। ये हमने V2 यहाँ से निकल जाएगा, सेम फिर V3। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास याद रखना W1 W2 W3 होते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है, ये इसके इक्वल होते हैं। और फिर आगे हमें पता ही है कि कैसे निकालना है, तो रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये दो क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों क्वेश्चन। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से इसको कर लेना। ओके, तो ये तीन नेमिंग थ्योरम हमारी आज में हमने 3 नेमिंग थ्योरम कर ली है। बाकी देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।